हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अपना जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया था वो था सेट, और उसमें कुछ अपने डेफिनेशन वगैरह की थी। उससे आगे अपन अब करते हैं। दोस्तों, कल जो अपने किया था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स की बात की थी। जैसे ताश की एक गड्डी में 52 ताश होती हैं तो वो एक समुच्चय हो गया, या सप्ताह के 7 नामों का भी एक समुच्चय हो गया, या महीनों के 12 महीनों का एक नामों का समूह हो गया। या फिर संख्याओं में मैंने 2-3 चीज बताई थी आपको, प्राकृत संख्याओं का भी एक समुच्चय होता है। मतलब इसमें समुच्चय वो होता है, अब अगर अपनी मर्जी से अपन कोई भी एक कलेक्शन ले लें तो वो समुच्चय आप सभी को नहीं कह सकते। जैसे आप लें कि क्लास के अंदर लंबे विद्यार्थियों का समूह है। अब दोस्तों, लंबे विद्यार्थियों में समुच्चय इसलिए नहीं हो रखा है क्योंकि क्लास के लंबे विद्यार्थी आप शामिल कौन से कर रहे हो, उसमें हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन सी हाइट से ऊपर के विद्यार्थियों को आपने लंबा माना है। यानी 2 फीट से ऊपर माना है कि 5 से ऊपर माना है, 7 से ऊपर माना है, 6 से ऊपर माना है, वो आपने डिफाइन नहीं किया। साथ में अगर आप लिख देते कि अगर 6 फीट से ऊपर के विद्यार्थियों का समूह है और 8 फीट तक के विद्यार्थी या कुछ उससे भी ज्यादा, तो वो एक कलेक्शन हो जाता। लेकिन वो आपने कोई उसका बाउंडेशन नहीं दिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लंबे विद्यार्थी कौन से हैं। इसलिए इस समुच्चय की परिभाषा से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। बाकी आपके समझ में आ गया ही है। तो ये हमने कल कर लिया था। फिर हमने किया था सेट का जो है रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को निरूपित किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो सेट को, एक समुच्चय को दर्शाया किस प्रकार से जाता है वो भी मैंने बताया था कि एक मंझले ब्रैकेट के अंदर इसको दर्शाया जाता है। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, और समुच्चय को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। यानी कैपिटल ए है, इसका मतलब ए सेट है, और उसके छोटे वाला ए है यानी वो ए का एक अवयव है, एक एलिमेंट है, एक मेंबर है इसका। तो ये मैंने ऐसी चीजें इसमें आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने एप्सिलॉन का भी जिक्र किया था कि एप्सिलॉन एक ऐसा सिंबल है जो दर्शाता है कि अगर इसको इसके अंदर की स्थिति को दिखाना है तो हमें एप्सिलॉन का यूज हम कर सकते हैं। गणित में क्या होता है कि हर चीज को दर्शाने का एक तरीका होता है, एक सिंबल के जरिए दिखाया जाता है, उसे हम हिंदी के अंदर कोई लाइनिंग में लिख नहीं सकते। इसलिए यानी मैं ये लिखना चाहूंगी ए वो कैपिटल ए का सदस्य है, तो आप इस चीज को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए एप्सिलॉन ए, बस इतने से भी आपका काम बन जाता है दोस्तों। ठीक है, एप्सिलॉन समझ में आ गया आपके। उसके बाद हमने इसके रिप्रेजेंटेशन को समझा था कि समुच्चय का जो निरूपण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो रोस्टर फॉर्म मैंने बताई थी आपको, एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी बताया था। समुच्चय निर्माण रूप, दोनों चीज आपको मैंने बता दी थी क्लियरली कि इसके अंदर है वो सारे एलिमेंट है वो सारणीबद्ध किए गए होते हैं, जबकि बिल्डर फॉर्म के अंदर समुच्चय के एलिमेंट्स को सारणीबद्ध न करके एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी दर्शाया जाता है, कि आपको बता दिया जाता है कि इसमें आने वाले जो एलिमेंट हैं उनका एक गुणधर्म बता दिया, जिससे आप पूरा समुच्चय तैयार कर भी सकते हैं, यानी उसको बिल्ड कर सकते हैं, समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी समुच्चय निर्माण रूप पड़ा है या एक सेट बिल्डर फॉर्म पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें होने के बाद अपन पहुंच गए थे सेट की विभिन्न टाइप्स पर। तो जिसके अंदर अपन ने एम्प्टी सेट का नाम लिया था, एम्प्टी के अंदर यानी कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसे फाई से दर्शाया जाता है। फिर अपने एकल के लिए बात किया था, तो एकल सेट के अंदर सिर्फ एक होता है, जिसे ए सेट को इंग्लिश के अंदर सिंगलटन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन ने समान समुच्चय की बात करी थी, यानी 2 सेट हैं और दोनों सेट के अगर एलिमेंट एक दूसरे के समान है, यानी ए सेट है कोई और एक सेट बी है, ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव अगर ए में है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हैं, वो कहलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद अपन ने परिमित और अपरिमित सेट की भी बात करी थी। परिमित के अंदर यानी किसी सेट के अंदर जो अवयव हैं उनको काउंट किया जा सकता है, या कुछ बाउंडेड काउंट है या लिमिटेड है, फाइनाइट है, तो उसे आप फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, परिमित। और अगर जिनको काउंट करते करते आपको अनंत का प्रयोग करना पड़े लास्ट में कि इससे आगे बहुत सारे हैं,
तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इतनी बातें अपन ने कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको एक दो चीज और बताई थी कि एक सेट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब आप यहां से ये मान लो कि एक बेटा है कोई और एक उसका बाप है, पिताजी उसके। तो इसमें क्या है, दोनों का संबंध मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समुच्चय इसमें से ही बना हुआ होता है, यानी इसके अवयव में से कुछ अवयव लेकर के एक छोटा सेट बना दिया जाता है, वो इसका उप समुच्चय कहलाता है। बस ये इसका उप समुच्चय हो जाता है। और उसे दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह है, जैसे मैंने सेट के अंदर एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का यूज किया था, इसी प्रकार इस सिंबल का उपयोग किया जाता है जो सबसेट की कंडीशन को दर्शाता है। यहां तक अपना काम हो चुका था, कंप्लीट है। एक चीज और बता दी थी मैंने, शायद आपको पावर सेट भी बता दिया था। पावर सेट में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पावर सेट में मैंने बताया था कि एक सेट के सभी उप सेट को अगर एक कलेक्शन कर लिया जाए, यानी जितने भी सबसेट हैं उसके वो सारे के सारे अगर शामिल कर लिया जाए तो वो बनने वाला सेट इस सेट का पावर सेट कहलाता है। इतनी बात अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट इस क्लास का, जो आज अपन करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पावर सेट तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद भी इसमें कुछ डेफिनेशन का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन से ही महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकते। क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन से ही कोई चीज आपको बीच में से पूछ ली जाएगी, सॉल्यूशन आपके सामने नहीं होगा इस चैप्टर में। डेफिनेशन है वो महत्वपूर्ण है, वो याद होंगी तो अगला चैप्टर उससे जुड़ा हुआ है, उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, तो वो यहाँ से आपके डेफिनेशन है वो याद होना आवश्यक है। चलिए देखिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखिए दोस्तों क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक। दिखाई दे रहा है सभी को? सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर आपके अध्ययन के अंतर्गत आने वाले सारे समुच्चय उसके अंदर शामिल हो, तो इसे आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कब? जब आप मान लीजिए संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो संख्याओं का अध्ययन करते समय आपने प्राकृत संख्याएं ले ली, होल नंबर ले लिया, पूर्ण संख्याएं, आपने रेशनल नंबर या इंटीजर्स ले लिए जेड, तो ये सारे अगर आप नंबर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो ये तीनों चीज किस नंबर का एक सबसेट है। एक कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होता है जिसके अंदर तीनों आते हैं, प्राकृत भी आती हैं, पूर्ण भी आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं, तो वो होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर के अंदर ये सारी आती हैं। उसके बाद वो भी आती हैं जो रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, तो वो सारे के सारे रियल नंबर में शामिल होते हैं। इसलिए रियल नंबर को इन सभी नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय ये आर है वो कहलाता है। दोस्तों आ गया समझ में आप सभी के? जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान की नदियों की, या फिर राजस्थान के अंदर ऐसी नदियां जिसमें मीठे पानी की है, मीठे पानी की नदियां मान लो, या फिर कुछ ऐसी मान लो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां, तो आप राजस्थान की सभी नदियों का संग्रहण ले लें और उसमें बंगाल की खाड़ी है उसकी नदियां ले लें, तो इन नदियों के लिए राजस्थान की सभी नदियां हैं वो यूनिवर्सल सेट का काम करती हैं। यानी यूनिवर्सल सेट पहले से फिक्स नहीं है, वो जिस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिन समुच्चयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी का और जो सेट होता है उसे ही यूनिवर्सल सेट कहा जाता है मित्रों। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि यूनिवर्सल के साथ जुड़ा हुआ ही एक होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। तो कॉम्प्लीमेंट सेट यानी पूरक समुच्चय क्या चीज होती है? जो पूरक समुच्चय, जैसे मान लीजिए यहीं से बात कर लेता हूं, ये जो आपने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का जो सेट ले रखा है, उसके बाद जो नदियां बच गई, कौन सी? किसको? राजस्थान की सभी नदियों में से बंगाल की खाड़ी की नदियां, जाने वाली नदियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बची हुई सारी नदियां जितनी भी हैं जो महासागर की तरफ जाती हैं, उन सभी नदियों का जो सेट है वो इसका पूरक समुच्चय कहलाता है, अंदर वाले का। समझ में आ गई बात आपके? अगर नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है U, और उसके अंदर कोई एक सेट आपने ले लिया A, तो उसका A का पूरक समुच्चय
या कॉम्प्लीमेंट सेट है वो बचा हुआ पार्ट होता है। ये जो बच गया ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट सेट है। यानी इसको कैसे लिखा जाएगा कि पूरे यू में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो आपका उसका बचा हुआ पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और उसको ए डैश से लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं ए सी का यूज करते हैं। ए सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ए सी से लिखा जाता है। अगर ये चीज आपके समझ में आ चुकी है तो आप जस्ट बता देंगे कि कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी इस बचे हुए पार्ट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो सीधी सी बात है उसका कॉम्प्लीमेंट ये ए होगा। यानी u माइनस ए डैश अगर करूंगे तो ए बचेगा। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। समझ में आ गई आपके? ऐसा कोई आगे सवाल आएगा, मैं एक दो सवाल और करूंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले हम कुछ डेफिनेशन है इनको क्लियर कर लेते हैं। ये दोनों चीज आपकी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। फिर देखिए उसके बाद अपन करने वाले हैं, ये चीज हो गई है, उसके बाद अपन करेंगे कुछ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं। संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं? जैसे अभी तक संक्रियाओं के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे माइनस होता है, प्लस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, प्रतिशत होता है। ये सारी चीजें एक संक्रिया होती है, मैथमेटिकली संक्रियाएं ऑपरेशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सेट का हम अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग प्रकार के हैं वो ऑपरेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन अपन करेंगे वो होगा यूनियन। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब आप एक राजनीतिक वर्ड आप समझ रहे हैं यूनियन एक प्रकार से, तो हिंदी भी आपको पता ही होगी सभी को, संगठन आप इसका नाम ले सकते हैं या इसे संघ भी कह सकते हैं। संघ सुना ना नाम? समुच्चय, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संगठन किस प्रकार से होगा ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। ए और बी के आने वाले सभी अवयवों का अगर हम मिला करके एक सेट बना लें तो वो उन दोनों सेट का यूनियन कहलाता है। मित्र नहीं समझ में आया? मुझे पता है कि 50% के समझ में आ चुका है, 50% के नहीं आया है वो एकदम 100% अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए एक सेट है आपके पास, इसमें लिखा है 1 2 3। दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें लिखा है 2 3 4। समझ में आ रही बात? दो सेट आपके पास गिवन है और आपको बोला है कि ए और बी का यूनियन निकालिए। तो दोस्तों ए और बी को यूनियन लिखने का तरीका है वो ऐसे है। मैंने आपको बता रखा है कि मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज को दर्शाने का एक सिंबल होता है, यानी यूनियन को दर्शाने का बीच में कोई यू जैसा सिंबल आपको बनाना है। ये यूनियन का सिंबल है, यानी ए यूनियन बी या बी यूनियन ए बराबर क्या होगा कि ए और बी के सभी अवयव जिसमें शामिल हो जाएंगे। यानी एक इसमें है, एक दो है तो दो तो दोनों में ही है तो एक बार ही लिखा जाएगा। तीन भी दोनों में ही है तो तीन को भी एक बार लिखा जाएगा। फिर इसमें चार बच गया तो इसमें चार, और ये सारे एलिमेंट इसमें आ चुके हैं, इसलिए हमारा ए और बी का यूनियन है वो तैयार हो चुका है 1 2 3 4 तक। कोई दिक्कत अब नहीं होगी शायद? ये आ गया समझ में? ओके। अब देखिए ये कहां कहां लगता है और इसके लगने से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसके कुछ गुण धर्म है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों। देखिए इसमें यहां अपन उनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, साथ साथ में अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज इसमें एडिटिंग नहीं की जा रही है, सब कुछ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों प्रॉपर्टीज है वो किसकी, यूनियन की अगर हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मान लीजिए ए कोई सेट है और उसका यूनियन आप फाई के साथ कर रहे हैं। किसका यूनियन? ए कोई सेट है और उसका यूनियन फाई के साथ कर रहे हैं। आई थिंक आप फाई को भूले तो नहीं होंगे। फाई एक वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। फाई इज ए एम्प्टी सेट, तो इसमें तो एक भी अवयव नहीं है
और ए के अंदर कुछ अवयव हैं तो यूनियन करेंगे तो ए के और इसके अवयव को ही तो लिखा जाता है। इसका मतलब ए और फाइव के यूनियन के बाद ए ही हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट थे नहीं, सारे एलिमेंट लिख रहे हैं दोनों के, तो इस ए के एलिमेंट लिखे गए। ये फाइव का नियम कहलाता है। दूसरी बात, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूं, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करूं, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि ए जैसे समुच्चयों का एक बड़ा समुच्चय, तो उसमें सभी शामिल करने हैं, तो ए जैसे तो आने हैं, यूनिवर्सल के सारे आएंगे तो ए तो आ जाएगा खुद ही, तो उसमें यूनिवर्सल ही आता है इसका समुच्चय। ये फाइव और यूनिवर्सल दोनों का एक नियम होता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मैं कहूं कि ए यूनियन बी निकाल करके मैंने देखा कि बी यूनियन ए निकाला, तो दोस्तों कभी भी ऐसा करेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर ही आंसर आएगा, क्योंकि ए और बी का यूनियन निकाल लिया, बी और ए का यूनियन निकाल लिया, सेम टू सेम आएंगे, क्योंकि एलिमेंट के आगे पीछे होने से सेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर अगर अपन बात करें कि ए का यूनियन है वो बाद में निकालें, पहले बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं, तो क्या इसमें ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि पहले मैं ए और बी का यूनियन निकालूं और उसके बाद मैं सी के साथ यूनियन निकालूं, तो दोस्तों इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन नियमों का नाम होता है, ये तो है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय होते हैं। दूसरा ये है, ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं साहचर्यता। कोई दिक्कत है दोस्तों? साहचर्यता का नियम आ गया समझ में सभी के। अगली बात, इसमें मैं ये कहूं कि अगर ए का यूनियन ए के साथ ही निकाला जाए तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, ए के ही एलिमेंट आएंगे सारे के सारे, तो बराबर में आएगा ए। ओके, दूसरी बात हम यहां करने वाले हैं, नियम बस इतने ही होते हैं इसके नियम, साहचर्य, कम्यूटेटिव, यूनियन के इतने नियम हैं, आपको इतने याद करने हैं, सारे 5 नियम हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये इसके गुण धर्म होते हैं, ये आप सभी के पास लिखे हुए होने चाहिए, समझ में भी आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला ऑपरेशन इसका, ठीक है। अगर नोट नहीं होते हैं तो जस्ट इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट से फिर आप बाद में अपनी कॉपी में उतार भी लेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है दोस्तों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आप बोल सकते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ किसका? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई ए और बी दो सेट है और दोनों सेट के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट हैं, तो ऐसा एक नया सेट जिसके अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट शामिल किए जाए, सिर्फ जो बिना कॉमन है वो छोड़ दिया जाए। यानी यूनियन में तो हम सारे ले लेते थे, कॉमन भी लेते थे और बचे हुए भी लेते थे, लेकिन इसमें अपन शामिल करेंगे सिर्फ वही एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में। यानी मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। मैंने बताया कि मैथ में हर चीज को अलग तरीके से दर्शाया जाता है, इंटरसेक्शन को ऐसे दर्शाया जाएगा, यूनियन का जस्ट उल्टा सिंबल जो कर देते हैं वो होता है इंटरसेक्शन का, सर्वनिष्ठ का। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है तो 2, 3 और 3 कॉमन है तो 3, बस इतने ही एलिमेंट इसमें शामिल होंगे। तो ये आ गया ए और बी का इंटरसेक्शन। एनी प्रॉब्लम? अब हम इनकी भी प्रॉपर्टी होती है कुछ, उनको भी कर लेते हैं। ये एक बार आप नोट कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है देखिए। इसमें भी सबसे पहले हम ए का और फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। अब बात उल्टी हो गई है, यूनियन जैसी नहीं रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई के साथ कर रहे हैं और हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में सेम है। अब ए में चाहे कितने भी एलिमेंट हो लेकिन फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया फाई। यानी कुछ भी एलिमेंट शामिल नहीं है तो फाई का फाई आएगा, खाली आएगा। या फिर ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनिवर्सल के साथ करूं
तो दोस्तों याद रखना, यूनिवर्सल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर बीच में एक छोटा सा ए होता है और हमें एलिमेंट वही लेने हैं जो कॉमन है। यानी मैं यहाँ पर आपको वेन डायग्राम के जरिए बताऊं तो मान लीजिए ए ऐसे है और ये बाहर वाला यू है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं जो ए में बच गए, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, ए आएगा। ये यूनिवर्सल और फाई का दो नियम होते हैं, वो नियम हो गया। फिर इसमें अगर कम्यूटेटिव की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ का ये दोनों आराम से पालन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। फिर अगर बात करें एसोसिएटिव की, तो भी एसोसिएटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो बराबर होता है कि पहले हम ए का इंटरसेक्शन बाद में करें और पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लें तो भी बराबर होता है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं, जो दोनों में सेम होता है, यूनियन के लिए भी लगता है और कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लगते हैं, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। बस इसके बाद एक नया नियम इसमें शामिल कर लेते हैं अपन कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, यानी इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों में यूज में ले रहा हूं ऑपरेशन। अगर ए का इंटरसेक्शन करें बी यूनियन सी के साथ तो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी ये ए है, ये बी और सी दोनों के साथ बट जाता है, मिल जाता है, तो और इसलिए इसको नाम देते हैं बंटन नियम, ठीक है, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये चीज यहां तक आपके समझ में आ गई है। अगर ये चीजों में कोई दिक्कत है इन सभी में तो मैं आपको वेन डायग्राम के जरिए इन सभी नियमों को अपन प्रूव कर लेंगे। यहाँ पर अभी प्रूव करेंगे, वेन डायग्राम भी करने वाले हैं। तो देखिए अगर ये हो गया है तो अब ऑपरेशन लेते हैं अपन तीसरा ऑपरेशन। देखिए तीसरा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब एक प्रकार से आप घटाव मान लो, यहाँ पर घटाव है, घटा कर रहे हैं अपन किस में से, एक सेट में से दूसरे सेट को अगर माइनस करना हुआ तो उसे डिफरेंस ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए ऑपरेशन है और उसमें से बी ऑपरेशन को ए एक सेट है और उसमें से बी को माइनस कर दिया जाए तो क्या चीज बचती है, कौन सा सेट बचता है, उसे ही ए और बी का डिफरेंस बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मान लीजिए ए कोई सेट है और उसमें लिखा हुआ है 1 3 5 6 और ऐसे ही बी कोई सेट है उसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 इतना। तो देखिए दोस्तों इसमें से अगर ये घटाना है, इसमें से अगर ये घटाना है, ए में से बी को घटा रहे हैं तो देखना है कि ए के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के बराबर नहीं है, वही तो बचेंगे इसके पास। जैसे एक में से यहाँ घटाने गए तो यहाँ एक तो था ही नहीं पूरे में, इसलिए हमारे पास एक बच गया। अब हम यहाँ से 3 घटाने के लिए गए तो 3 था, 5 गए तो 5 भी है, 6 गए तो 6 भी है। इसका मतलब हमारे पास ए में से बी घटाने पर सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 1 बचा है दोस्तों। आ गया समझ में आपके। ऐसे ही मैं ये कहूं कि बी माइनस अगर ए लिखा होता तो क्या 1 ही बचा हुआ होता, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होते। कैसे, वो अभी करते हैं अपन, घटा के देखते हैं कि b में से a घटाएं तो क्या बचता है। यानी पहले b का एलिमेंट लेना है 2 और 2 में से ये घटाना है, तो यहाँ 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब b में से a घटाने पर क्या बच गया, 2 बच गया। दूसरा 3 है क्या, इधर है, इधर 4 है क्या, नहीं है, 4 नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 4 भी बच गया। 5 है और 6 है, इसका मतलब जो एलिमेंट बचे हैं बी में से a घटाने पर वो बचा है 2 और 4। यानी कभी भी a और b, a में से b घटाने पर या b में से a घटाने पर दोनों आंसर सेम कभी नहीं आते, ये कम्यूटेटिव नहीं हो सकते, ध्यान रखना इसको। ये आपके जो मोस्ट जो ऑपरेशन थे वो हो चुके हैं। इसके बाद अपन करेंगे अब वेन डायग्राम। ठीक है मित्रों, वेन डायग्राम देखिए क्या चीज होती है।
वेन डायग्राम, जिसे वेन आरेख के नाम से हिंदी में जाना जाता है, वेन आरेख। तो देखिए मित्रों, वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जो ऑपरेशंस लगते हैं उनको एक आरेखीय विधि से दर्शाया जाता है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट के बाद आपका वेन आरेख है वो बिल्कुल आपको छोटा सा टॉपिक लगेगा, साधारण सी बात लगने लग जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि ए यूनियन बी के लिए आप वेन डायग्राम बनाइए, जहां पर ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और बी के लिए दे रखा है 3 4 5। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, वेन डायग्राम बनाते समय ए एक सेट है, बी एक संख्याओं का सेट है, तो इनके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट के लिए ऐसा आयत का चित्र बनाते हैं जो यूनिवर्सल है, ठीक है, यानी दोनों के लिए एक ओवर सेट है, दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसमें हम दोनों सेट को दर्शाते हैं कि 1 2 3 4 वाला सेट मैंने दर्शा दिया, 1 2 3 4, मैंने ऐसा एक सेट बना दिया इसके अंदर। दूसरा वो कह रहा है कि 3 4 5 का बी सेट है, यानी ये तो कौन सा था, ए, और ऐसे बी एक सेट है जिसमें 3 और 4 भी शामिल है, तो 3 4 तो यहाँ है, तो इतना बनेगा 3 4 और 5 वाला सेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें निकालना है यूनिवर्सल, यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है संघ, संगठन, यानी वे सारी संख्याएं कौन सी जो ए और बी दोनों में शामिल है। तो दोनों में शामिल है वो तो 1 2 3 4 5 इतना है, तो इसका मतलब ये वाले जो सेट हैं इन सभी को आप छायांकित भाग में दर्शा दें तो बन जाएगा आपका वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने बोला होता ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन में क्या होता है दोस्तों, सर्वनिष्ठ आते हैं, तो आप सर्वनिष्ठ वे संख्याएं ले लेंगे जो दोनों में कॉमन है, ऐसे हैं ए और बी ऐसा है, तो उसमें से छायांकित किस पे करना है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 3 और 4, तो ये वाला कॉमन पार्ट जो है दोनों का, उसमें आप छाया बना करके दिखा देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वेन डायग्राम ऐसा बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेन डायग्राम तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अपना सेट नाम का जो टॉपिक था वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपसे सवाल है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अपन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है सेट की डेफिनेशन, जो आप बता देंगे कि एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ये तो हो गया डेफिनेशन, अगर पूछा जा सकता है तो। उसके बाद निरूपण से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको दिया हुआ मिल सकता है 2 4 6 8, एक ऐसा समुच्चय आपको दिया गया हो और उसे बोलेगा कि आप इसे बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिख करके दिखाइए। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में आप x लिखेंगे, फिर आप x की प्रॉपर्टी बताएंगे कि x क्या चीज है यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि x एक सम संख्या है, क्या है, सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या के साथ देखना क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है। अब अपना कंप्लीट गुणधर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो सम प्राकृत संख्या तो कहां से चलेगी, 2 से चल करके पता नहीं कहां तक जाती है, लेकिन हमें तो सिर्फ कहां तक लिखना है, 8 तक। तो आप लिखेंगे कि जो x है वो क्या है, 2 के बराबर या उससे बड़ा, 2 के बराबर या उससे बड़ा है, कौन है, x, और छोटा किससे है, वो है 10 से छोटा लिख दो आप, x है वो, x तो लिख दिया है, तो वो 10 से छोटा है, या बराबर या छोटा, 8 के भी लिख सकते हैं, 8 के बराबर लगाना पड़ेगा अगर 8 लिखेंगे तो, या फिर आप 10 लिख दिया तो अब 10 से छोटा है वो सम प्राकृत संख्या, वो 8 ही होता है, तो आप 8 तक यहाँ पर रुक जाएंगे। ऐसी कंडीशन आपको लास्ट में लिख के देनी है, कोमा लगा करके साथ में, और फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद हो जाएगा और मंझले कोष्ठक में ही आना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात,
आपसे पूछा जा सकता है बिलोंगिंग का मतलब, यानी एक आपको सेट दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 और आपको बोल दिया जाए कि 2 है और यहाँ पर खालिस्तान दे दिया जाए और आगे ए लगा दिया जाए, तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सिंबल आएगा? क्या उसमें एप्सिलॉन का सिंबल आएगा या एप्सिलॉन नोट का सिंबल आएगा? बता देता हूं कि एप्सिलॉन नोट का मतलब ये होता है कि बिलोंग नहीं करता है और एप्सिलॉन का मतलब होगा बिलोंग करता है। तो आप देखेंगे कि 2 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आपका जवाब होगा कि बिलोंग करता है। इसका मतलब आप इसमें एप्सिलॉन भरेंगे। और मैं ये कहूं कि 0 लगा करके और फिर ऐसे लिख दिया जाए तो आप कहेंगे कि 0 इसमें एप्सिलॉन नहीं है, 0 इसमें बिलोंगिंग नहीं करता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उप समुच्चय के बारे में क्वेश्चन, कि कोई एक समुच्चय है जो है 1 और 2 और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि फाई इसका उप समुच्चय है या नहीं है, उप समुच्चय है या नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी समुच्चय का फाई उप समुच्चय हमेशा होता है और वह खुद भी एक उप समुच्चय जरूर होता है। उसके अलावा कितने समुच्चय होते हैं वो बात अलग है, लेकिन खुद पूरा समुच्चय 1 और 2 का सेट बना करके या फिर उसका फाई दोनों उप समुच्चय जरूर होते हैं, इसलिए ये भी एक सेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपका जो सेट का जो चैप्टर था वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है 2 भाग में, और इसके आगे अपन नया चैप्टर है वो अगले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएं, क्योंकि इसके कमेंट आपको ओपन मिलेंगे, पहले वीडियो के कमेंट ओपन नहीं है। और इसमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ये आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनर्स के साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए अगर आप इस चैनल पे फिलहाल नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और उसके सामने एक बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें, ताकि वीडियो जो ही अपलोड की जाती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पहला चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपकी स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।